सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं BPCC 103 की खंड 3 मनोविज्ञान में भारतीय विचार की मनो। तो पहला टॉपिक आ गया हम लोग का भारतीय मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। समकालीन साहित्य में भारतीय मनोविज्ञान शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। भारतीय मनोविज्ञान से संबंधित पर कुछ आलेखों या किताब को पढ़े जाए तो बकवास बकवास। उन्होंने विभिन्न आयामों पर बल दिया और कुछ लेखक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर बल देता है। जब आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान को पश्चिमी, गैर पश्चिमी और एशियाई मनोविज्ञान में स्वतः अंतर प्रकट हुआ तो कुछ विद्वानों ने भारतीय मनोविज्ञान को भारतीयकरण की परोपकारी की तो और अन्य देश की तो अन्यों ने देशन मनोविज्ञान के विकास की वकालत की। इस तरह हम पाते हैं कि देश भारतीय और भारतीय मनोविज्ञान शब्द का उपयोग कभी कभी अदल बदल कर होता है, जिसमें उलझन होती है। अतः हम शब्दों का अर्थ और ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ये समझने की आवश्यकता है। भारतीय मनोविज्ञान को समझने के लिए सलाह गामिक द्वारा सुलझाए 5 तरीकों का आप नीचे देख सकते हैं। भारत में मनोविज्ञान, तो भारत में मनोविज्ञान जैसे कि अन्य पर्यटक, अन्य संकाय और अधेयता और कुछ एक विदेशी मनोविज्ञान ने भारतीय मनोविज्ञान शब्द को उपयोग भारतीय अकादमिक और पेशेवर स्तर पर मनोवैज्ञानिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः अर्थ में किया। भारतीय मनोविज्ञान के विचार यह प्राथमिक अवधारणा है जिसके शब्द का उपयोग एवं शताब्दी से ज्यादा समय से हो रहा है। इसका आचरण मनोविज्ञान से अंतर्दृष्ट है, जो वैदिक, जैनियों और बौद्ध परंपराओं संबंधित चिंतकों के रचे उसके विद्वत्तापूर्ण साहित्य में उपलब्ध है, जो हमारे देश के कुछ पुरातत्व और देशज है। भारतीय पहचान के साथ मनोविज्ञान और भारतीय चिंतन और दर्शन की अवधारणा में विकसित से 5 टॉपिक है, जिसको में की बांटा गया है। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो भारतीय मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल आध्यात्मिक और धर्म तक ही नहीं सीमित है। मतलब आध्यात्मिक नहीं होते यार, जो लोग बोलते हैं अपने, जैसे गीता में लिखा, अपने मन पे जो काबू कर लेता है वो अमर हो जाता है। ये सब आँख, जो 5 इंद्रिया पे अपने काबू कर लेता है, आँख नाक कान मुंह और मन, ये 5 चीजों पे जो काबू कर लेता है वो अमर हो जाता है, ऐसे लिखा है। तो अध्यात्म के अलावा भी ये बहुत कुछ है। चिंतकों ने मानव व्यवहार को किसी पक्ष में नहीं छेड़ा, उन्होंने मानव व्यवहार को विधियों पक्षों पर प्रकाश डाला है। हम इस विकासात्मक आयाम के बारे में, असामान्य व्यवहारों के बारे में, यौनिकता और यौन व्यवहारों में आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं, मतलब ये सब दिखाया गया कि इन सब के अलावा विज्ञान की और कितनी, मनोविज्ञान की कितनी सारी और चीजों में उपलब्ध है। ऐतिहासिक स्रोत और विकास, तो आपको पता होगा कि नालंदा और तक्षशिला बहुत बड़े बड़े विद्यालय रहे भारत के प्राचीन, जिसके लगभग जब वेदों में पहला ग्रंथ मिला हमारे पास, परंपरागत विश्वास और विद्वतापूर्ण मत के अनुसार सभी शाखा में ज्ञान सर्वथा प्रारंभिक स्रोत वेद ही है। तो यह डी लिख दिया गलती से। मनोविज्ञान आधुनिक अर्थ में ज्ञान की स्वतंत्र शाखा के रूप में हमारे देश में कभी नहीं रहा। यह प्राचीन गुरुकुल, नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाने वाला शास्त्र नहीं है था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय चिंतक उस विषय वस्तु से अनभिज्ञ थे जिसका अध्ययन हमने आधुनिक मनोविज्ञान करते हैं। मतलब इसका अध्ययन पहले से था, लेकिन मनोविज्ञान के रूप में नहीं था। तो भारतीय मनोविज्ञान के स्तोत्र, तो इसमें कौन कौन किया ये सब आप पढ़िएगा। भारतीय मनोविज्ञान का विकास, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हो सकता कभी कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। तो कोलकाता विश्वविद्यालय, मानी बात है, जब वो लोग आए अंग्रेज, तो वो लोग समुद्र के तट से आए, तो बम्बई, कोलकाता, गोवा, ये सब जगह रुके। तो कोलकाता में 19 विश्वविद्यालय में पश्चिमी मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। तो वहाँ पर उन्होंने शुरुआत की और हिंदी संस्कृत मनु शब्द गढ़ा गया। जैसे भारतीय मनशास्त्र जैसे शब्द उपयोग किए गए। 20वीं सदी के आरंभ में मनोवैज्ञानिक शब्द का उपयोग करते हुए ये सभी प्रमाण देखे। क्या विवेकानंद बहुत भी मनोविज्ञान पर थोड़ा जोर दिए और उपयोग सब महर्षि श्री अरबिंदो ने शिक्षा पर लिखे आलेखों में किया। तो कुछ जो शुरुआत के विद्वान थे, उन्होंने मनोविज्ञान को भारत में थोड़ा सा प्रचलित करने पर जोर दिया।
भारतीय मनोविज्ञान और पश्चिमी मनोविज्ञान में अंतर, ये पढ़ लेना, हो सकता है कभी जीवन में काम आ जाए। भारतीय विज्ञान ने मतभेद को इसकी पहचान करता है कि भारतीय और पश्चिमी मनोविज्ञान किस मानव व्यवहार के इस प्रकार उस पक्ष में अंतर रखते हैं, और वो यह भारतीय में अंतर मुख्य साम्यवादी और उपलब्धि आवश्यकताओं में कम और निर्भरता आवश्यकताओं में ज्यादा, यह बताने की बात भी नहीं है। वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर, वैश्विक दृष्टिकोण में कहाँ पहले उजागर हुआ, जहाँ पहले हुआ वो ज्यादा अधिक विकसित होगा, जहाँ बाद में हुआ वो थोड़ा कम विकसित होगा मनोविज्ञान के क्षेत्र। भारतीय दृष्टिकोण में कौन, दर्शन और धर्म, ये तो सबके लिए पता है, दर्शन और धर्म भारत में दोनों संदर्भ प्रयुक्त होते हैं जो ऊपरी दिए गए वैश्विक दृष्टिकोण की परिभाषा सहित अनेक कारकों का उद्भव करते हैं। वे प्राचीन दृश्यताओं, ऋषि और संतों का आध्यात्मिक अनुभव में गहराई से निहित है, जो बाद में वास्तविक की प्रगति और तार्किक रूप से समझने की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुए। अतः हिंदू धर्म और भारतीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की नींव रखते हैं। यह बात है कि तीनों परंपराओं में अनेक मतभेद है, लेकिन वे कुछ निश्चित आधारभूत विशेषताओं में एकमत भी है। सब एक दूसरे से निकला है ना, जैन जैन धर्म, बुद्धिज्म, ये सब तो एक दूसरे से निकला है, तो इसमें सबको दिया। भारतीय के पश्चात मनोविज्ञान के कुछ उल्लेखनीय अंतर, मानवीय स्वभाव, जीवन और मृत्यु, जीवन के लक्ष्य और मूल्य, पुरुषार्थ। कितने पुरुषार्थ होते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पुरुषार्थ कितने होता है। चेतना और चेतना की अवस्था है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों के लिए सबसे अधिक ज्वलन सवाल है, चेतना क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान ने सिर्फ 3 अवस्थाएं स्वीकृत है, उस पर अध्ययन होता है, अर्थात जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। जागृत अवस्था में अपने एक कर्ता के व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अंगों में बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। स्वप्न की अवस्था में हम बाहरी दुनिया के प्रत्यक्ष नहीं जुड़े होते, यदि हमारा संवेग जागरूकता बहुत सीमित होती है, लेकिन भौतिक दुनिया में कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारे दिमाग क्या है, एक सपने की दुनिया है जिसमें हम जागृत अवस्था। तो देखो, जागृत में तो हमारी बात है, जो हम देख रहे समझ रहे उसके बारे में सोचते। जब हम सो रहे होते तो हमारा दिमाग एकदम स्टॉप होके बस सांस लेना देना और दिल धड़कना जानता है। लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा चालू रहता है, और हमारे अनकॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उससे रिलेटेड वो कुछ बनाता है, और उसमें प्रत्यक्ष दुनिया नहीं होती, इसमें हम सांप्रदायिक में अवस्था के अनुभव की समुची जैनिक संभावनाएं, अनुभूतियों जैसे भाव संवेगों अनुभव करते हैं। हालांकि गहरी नींद की अवस्था में बाहरी संवेग जागरूकता और मस्तिष्क की गतिविधियां दोनों ही काम करना बंद कर देती है, जैसे कि भी हम बताए। फिर भी हम शांति और आराम का अनुभव करते हैं। सपने के, हालांकि उलझन सपने की अवस्था में जब हम जागृत हैं न भावना, हालांकि यह उलझन में डाल नहीं देने देती है कि आखिर पहचान की निरंतरता का अनुभव कैसे करता है। भारतीय चिंतकों ने ये मानते हुए कुछ मानक मानव प्रणाली पर हमें जागरूकता के शुद्ध जागरूकता अनुभव किया, इसकी बुद्धि को हल निकाला। उपनिषद में इसे तुरीय अवस्था कहा गया है। यह जागृत, स्वप्न और सुनिश्चित गहरी नींद की अतिरिक्त चौथी अवस्था है। तुरीय, ध्यान रखना, ये चौथी अवस्था है। कभी हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले कि तुरीय कौन सी अवस्था होती है, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये तुरीय अवस्था जिसमें विद्वान मानी जाती है, ये तुरीय अवस्था हमेशा विद्वान मानी जाती है। हमारे इसकी पृष्ठभूमि में अपने सभी अनुभव गुजरते हैं। केवल यही नहीं, यह व्यक्तित्व नहीं है, और यह हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्था पर निर्भर है। यह एक स्वतंत्र जागरूकता है जो सबके लिए सुलभ है और सभी में समान रूप से विद्यमान है। पतंजलि के योग सूत्र में ऐसी जागरूकता को दृष्टा ऋषि का अनुभोक्ता कहा गया है, जो मानसिक गतिविधियों योग से स्वतंत्र है। यह बहुत बकवास 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 बहुत लंबा चौड़ा चीज दी है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लेना। चेतना, मन और मानसिक क्रिया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करो। ये आ गया पहला हम लोग का 100वां प्रश्न 3, योग ध्यान और अन्य स्वदेशी पद्धतियाँ। तो आप सबको पता है यार, योग ध्यान से क्या होता है। मन कॉन्शियस होता है, फोकस एक जगह होता है, और क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, एनर्जेटिक लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब तो पता ही है, ये सब मत लिख देना, इसको सब पढ़ के लिखना। मनोविज्ञान विषय में समकालीन विकास, ये तो बकवास चीज है, इसको स्किप कर दो, और कुछ है नहीं।
तो भारतीय चिंतन में आत्मा की संप्रदाय है। आगे हमारा इकाई 8। तो इकाई 8 में आगे हम आत्मा आत्मा क्या चीज है, आत्मा हम लोग अभी पढ़ेंगे। समकालीन मनोविज्ञान साहित्य में बार बार उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें आत्म शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग को तो जानते होंगे अब, उपसर्ग क्या होता है, जैसे आत्मसिद्धि, आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास, आत्मसंरक्षकता, आत्मसम्मान, आत्ममूल्यांकन, आत्मधारणा, आत्म संप्रत्यय, आत्मविश्वास, विकास, आत्म जागरूकता, आत्मबोध आदि। इसके अलावा हमारे पास अन्य संप्रत्यय के प्रसंग है जो आत्म की पहचान, विकास, अपहचान, संरचना, अहं और अहं विकार व्यवहार तथा इस प्रकार के अन्य संबंधित है। बकवास। यह पाया गया है कि सामान्य बातचीत में आत्म शब्द एक गर्मजोशी का भाव या एक गर्मजोशी की भावना से संबंधित है। यह कोई चीज मेरे बारे में या हमारे बारे में है जो किसी विभिन्न भावों से संबंधित आत्म भावना या आत्म प्रतिमान है। भाव जो वे महसूस करते हैं वो चतुराई से महसूस करने का भाव, उनके शरीर की गति का भाव। विलियम जेम्स की आत्म प्रारंभिक परिकल्पना इसी पहलू से संबंधित है, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में से बहुत कम ही आधुनिक अवधान मिला है तो लिखा ही नहीं है। चलो, स्वयं के बारे में महसूस करने के अलावा हम स्वयं के बारे में चिंतन भी करते हैं। मान ही पाता है, सब करता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी दार्शनिक हो या नहीं, कभी न कभी अपने आत्म के बारे में चिंतन करता है। पैसा रोकड़ा कमाना है, सब चाहता है, चिंतन करता है। इसमें एक मैं की आवश्यकता होती है जो मेरे बारे में अन्य की तरह एक पदार्थ के रूप में चिंतन करता है। मतलब हम अपने बारे में, अपने लिए, अपने नेक्स्ट लेवल की विचार और अच्छी चीजों के लिए सोचता है, जो वो आत्म होता है। पहचान एक अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय पहचान है। आत्म एवं पहचान शब्द साहित्य में प्राय बदल होता है। एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत को प्रस्ताव किया कि वह एवं प्रतिबंध और पहचान के विकास पर ध्यान केंद्रित। उसने फ्रायड के काम इच्छा की तुलना अपने तरह के उन सामाजिक कारणों को आगे बढ़ाया जो किसी व्यक्तित्व के विकास से प्रभावित करता है। इस प्रकार मनोसामाजिक रूप से जाना जाता है। वे यह भी ध्यान देते हैं कि आत्मिक और एवं पहचान दोनों शब्द महत्वपूर्ण तरीके में प्रयोग किए जाते हैं। पहला, इस प्रक्रिया के संदर्भ के लोगों को एक महसूस कराने के लिए मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, या आत्म के बारे में अनेक अवस्थाओं अवधारणाओं से पहचान। ठीक है। आत्म संप्रत्यय संज्ञात्मक संरचनाएं है। वे विषय वस्तु गुण मूल्यांकन निर्णय को शामिल कर सकती है, जैसा कि आप भाग 3.1 ये बकवास चीज कहाँ की 3.8.31 में पहले पढ़ चुके। अच्छा, आत्म के पास मैं और मुझे घटकों के जो आत्म अभिमुख पढ़े उसके बारे में, मैं और मुझे घटकों के रूप में परिवर्तक क्षमता है। यह मैं है जो सोचता है और मुझे उन विचारों के विषय वस्तु है। इन मुझे विषय वस्तु में महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक संप्रत्यय एवं मतों में शामिल करता है। वह कौन है, कौन था, कौन होगा, यह मानसिक संप्रत्यय आत्म संप्रत्यय और विषय वस्तु है, जैसा कि अवधान एवं साथ हमारी सारे पहचान के बारे में वे व्यक्ति की आत्म संप्रत्यय को निर्मित करती है। अब हिंदी में ये सब तो भाई हार्ड शब्द आएगा, इन सबका ये मत लिखना कमेंट में कि कुछ समझ में नहीं आया। अब हिंदी में तो ऐसे ही हार्ड शब्द होता है। निर्भर करती है। आत्म संप्रत्यय को अनेक प्रकार के वर्णन किया गया है, जैसा कि जब हम कोई व्यक्ति, यहाँ समझना आता है, जैसा कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तब दिमाग में क्या आता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उसका सिद्धांत तथा वह विश्वास करता है कि वह उसके बारे में सच है। समझ रहे हो, पावर रेंजर वाली कहानी बचपन की। अरे भाई साहब, वे दुनिया को समझाना, अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी आधारभूत उपयोगिता के भाव को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। आध्यात्मिक शब्द कोई नहीं है। आत्मन होता है, हिंदी में तो सुने होंगे।
मम्मी अम्मी या दादी आदि सुनती हो तुमके घर में लंबी लंबी क्या बोलते हो सब जो सुने जाते हैं यार, आस्था आस्था चैनल पे लंबे लंबे प्रवचन, आत्म एवं जीव, ये भी कोई खास नहीं है। अहम और एवं अहंकार, ये पूछ लिया जाता है। अहंकार शब्द संस्कृत के अहम से व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब समझ रहे हो ना, जो अंग्रेजी की भाषा मैं शब्द के समान है। इसलिए इस प्रश्न में कि मैं कौन हूँ को हम प्रश्नकर्ता अहम से वास्तविक प्रकृति के बारे में अभिरुचि दिखा रहा है। हम स्वयं के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। उदाहरण 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 क्या है? उदाहरणार्थ उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्माणि, अहम ब्रह्म हूँ। एक व्यक्ति यह भी कह सकता है कि वह अहम पुरुष, अहम जीवन, अहम भोक्ता और इस तरह से अन्य। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म के बारे में बात करता है तो इसका मतलब है कि वह ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। जब व्यक्ति आत्म या पुरुष के बारे में बात करता है तो वह विशुद्ध सचेतन और स्थिर स्तर पर मैं का अनुभव करता है। जब व्यक्ति जीव के बारे में बात करता है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरने के लिए एक सत्ता के रूप में मैं के बारे में बात कर रहा है। जब व्यक्ति भोक्ता के बारे में बात करता है तो वो मानसिक स्तर पर मैं के बारे में बात कर रहा है। इसे सत्तामूलक, अतिदृढ़, अनुभविक तथा मनोवैज्ञानिक श्रेणियों के रूप में समझा जा सकता है। मैं अतः मैं या अहम का भावना लोगों को किसी भी स्तर पर आ सकती है तथा इसमें अत्यधिक व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि तुम जब मैं की कल्पना करते हो तो मैं में तुम ब्रह्मांड तक ले सकते हो और एकदम अपनी मानसिक स्थिति से आकर एकदम छोटी सी चीज, एक छोटे से रूम, एक छोटी सी एकदम छोटे से पदार्थ तक भी आके सीमित हो सकते हो। जीव में अनुभव वैज्ञानिक शब्दावली बकवास चीज है, सीख मारो। भारतीय परंपराओं के अनुसार आत्मा एवं पहचान का विकास। थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ना। भारतीय परिवार एवं संस्कृति के संबंध में आत्म संप्रत्यय है, कोई खास चीज नहीं है। छोड़ भी दोगे तो भी गई है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। ऐसे कोई है नहीं, कोई जान नहीं है उस चीज को, आने जाने रही है नहीं, इसीलिए हम आगे बढ़ा रहे। खाली रहोगे तो पढ़ लेना। तो गाइस, खंड 4 मतलब कहानी खत्म, पैसा हजम, जो कि कभी यहाँ होता नहीं है। सो वीडियो यहीं आप खत्म करनी पड़ेगी। नहीं मिलता नेक्स्ट लेवल की एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसी भी लगी हो कम लाइक कमेंट शेयर कर दे और फिर कमेंट करके ये जरूर बताए कि लाइट साउंड वाउंड सब कैसा था, सब कुछ ठीक था कि नहीं। सब मिलता है गाइस नेक्स्ट लेवल की एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है। अगर कोई सी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी कोई भी बात पूछ सकता है। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।